साथियों नमस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करवा रहा हूं। शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी चल रही है, एमसीक्यू चल रही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेषण, और संप्रेषण से जुड़े हुए एमसीक्यू पर बात करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं हमारे चैनल पर और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। आज की क्लास की हम यही शुरुआत करते हैं। चलिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो हो रहा है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे दोस्तों, देखिए, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना आवश्यक है जिससे कि वह, देखो, कोई भी शिक्षक है उसको मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान मतलब एक शिक्षक को बच्चे के मन को पढ़ना आना चाहिए, अर्थात बच्चे की रुचि किस में है, वो क्या करना चाहता है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, तो उन तमाम बातों को ध्यान में आपको रखना एक शिक्षक का ज्ञान है। ठीक है, तो चलिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? पहला, यह जान सके कि छात्र पढ़ाई में मन लगा रहा है कि नहीं। बी, कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सके। सी, शिक्षण सामग्री को छात्र के समक्ष ऐसे ढंग से प्रस्तुत करे कि छात्र आसानी से समझ सके। या डी, छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार कर सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, शिक्षण सामग्री को छात्र के समक्ष ऐसे प्रस्तुत करें कि छात्र उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों आपका, शिक्षक को कक्षा में व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षण बिंदु इसलिए तैयार की जाती है या तैयार कर लेना चाहिए। किसी भी व्याख्यान देने से पहले शिक्षण बिंदु तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक में आत्मविश्वास बना रहे। बी, कक्षा में अनुशासन बना रहे। सी, व्याख्यान व्यवस्थित करने में सुविधा रहे। या डी, प्रभावशाली शिक्षण किया जा सके। तो भाई पहले से आप जो है तैयार करके रखोगे दैनिक शिक्षण योजना या फिर कोई भी व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि, तो प्रभावशाली तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और इससे बच्चे को भी जो है बेहतर तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, व्याख्या विधि निम्न में से किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है? ए, प्राथमिक स्तर। बी, माध्यमिक स्तर। सी, उच्च स्तर। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो व्याख्यान विधि है मेरे दोस्तों, वो जो है उपरोक्त में से किसी भी स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। ये बड़ी से बड़ी कक्षाओं के लिए लेक्चर मेथड उपयोगी होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक चौथा है और प्रश्न चौथा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अध्यापक में विद्यार्थी की अभिरुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों में अभिरुचि बने? तो ए, अध्ययन में विषय की नवीनतम अध्यापन विधियों का समावेश। बी, कड़ा परिश्रम। सी, कमजोर विद्यार्थियों की ओर ध्यान न दें। या डी, निर्णय लेने में विद्यार्थियों को सहभागी बनाएं। तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विषय की नवीनतम जो अध्यापन विधि है, नए नए शिक्षण विधियों का समावेश होना चाहिए जिससे कि बच्चों की अभिरुचि बढ़ती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नई शिक्षण विधियों के प्रयोग से शिक्षक को मिलती है ए, मान सम्मान। बी, प्रेरणा। सी, आत्मसंतुष्टि एवं आत्माभिव्यक्ति। या डी, वाहवाही। तो उत्तर हो जाएगा इसको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है और आत्म अभिव्यक्ति प्राप्त होती है जब हम नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो शिक्षक है पढ़ाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रश्न क्रमांक 6 है मेरे दोस्तों। देखिए, विचार संप्रेषण को रोचक एवं सरल बनाने में उपयोगी है। ए, श्रव्य दृश्य साधन। बी, भाषा ज्ञान। सी, विषय की जानकारी। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा जो दृश्य श्रव्य साधन है वो है विचार संप्रेषण को रोचक और सरल बनाने में उपयोगी है। ठीक है, कौन सा आपका? दृश्य श्रव्य साधन। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पर आ जाते हैं। 7वां नंबर के प्रश्न है, शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण में दक्ष होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? ए, असहमत। बी, आंशिक सहमत। सी, पूर्णतः सहमत। या डी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रभावी संप्रेषण में एक शिक्षक को दक्ष होना चाहिए और ये पूर्णतः सहमत है। भाई एक शिक्षक की वही तो गुण है, वाक कौशल का जो गुण है शिक्षक में होना चाहिए ताकि बच्चों को
तरह तरह के उदाहरण दे के वो पढ़ा सके, समझा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आ जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 8वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, लंबे लंबे वाक्य तथा क्लिष्ट भाषा से विचार संप्रेषण बन जाता है। अब लंबे लंबे वाक्य और क्लिष्ट भाषा का जब प्रयोग करता है एक शिक्षण, तो यह कठिन बन जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, सामान्य हो जाता है या प्रभावी हो जाता है। तो ये प्रभावहीन हो जाता है। भाई, आप छोटे बच्चे को कठिन कठिन शब्दों को नहीं बता सकते, है ना। वो सरल शब्दों को समझेगा जो अपने आसपास के परिवेश से सुना है, देखा है, सुना है, समझा है, जो भी है ना। तो प्रभावशील हो जाता है जब कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, कठिन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, शिक्षक को सर्वाधिक प्रेरणा मिलती है। शिक्षक को कैसे प्रेरणा मिलेगी? ए, समाज द्वारा पुरस्कृत करने पर, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए मान सम्मान से, सी, नई शिक्षण विधियों के प्रयोग से, या डी, खेलों में भाग लेने से। जब शिक्षक नए नए शिक्षण विधि का प्रयोग करता है तब उनको सर्वाधिक मोटिवेट होता है एक शिक्षक। क्यों? जब नए नए शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चा सीखता है और सीखेगा तो भाई टीचर को अच्छा लगेगा, वो और अच्छे से सिखाने का प्रयास करेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से समय व्यतीत हो जाता है, विद्यार्थियों में प्रेरणा आती है, इससे छात्र लाभान्वित होते हैं एवं छात्रों को पाठ याद करने की प्रेरणा मिलती है, यह समय की बर्बादी है। तो सी उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। जब शिक्षक बार बार प्रश्न पूछता है बच्चों से, इससे बच्चे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और पाठ को याद करते हैं, पाठ को समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, 11 प्रश्न है, शिक्षण विधि से छात्र, कौन से शिक्षण विधि से छात्र जल्दी सीखता है? ए, प्रश्नोत्तर विधि, बी, व्याख्यान विधि, सी, नोट्स बनाकर, या डी, पाठ को दोहराकर। तो भाई प्रश्नोत्तर विधि से बच्चा जल्दी सीखेगा। जो हमने पढ़ाया उसके बारे में बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो इससे बच्चा सरल तरीके से उसको याद करेगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आ रही है माइंड में, है ना भाई। चलिए 12वां, वास्तविक अधिगम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है ए, अभिभावकों का सतर्क होना, बी, शिक्षक का सक्रिय होना, सी, प्रधान अध्यापक का सतर्क होना, या डी, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना। तो वास्तविक अधिगम उत्पन्न करने के लिए क्या चीज़ें होती है जरूरी? तो विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्र में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के विकास हेतु ए, छात्रों को प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएंगे, बी, प्रश्नोत्तर का महत्व बताएंगे, सी, घर पर प्रश्न हल करने को देंगे, या डी, कक्षा में प्रश्न पूछेंगे। तो भाई छात्र प्रश्न पूछे, है ना। जब पढ़ाया शिक्षक तो छात्र जो है किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर प्रश्न पूछे, तो इसके लिए हमको बच्चों में भी विकास करना होगा, प्रश्न पूछने की आदत विकसित करना होगा। और वो आदत कैसे विकसित होगा दोस्तों? तो छात्रों को प्रश्न पूछने का जब हम अभ्यास कराएंगे तब उनमें आदत विकसित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्रों में भाषण देने की कला का विकास करने के लिए, अब बच्चे भाषण देना सीखें तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें कैसे कला विकसित होगा? ए, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने से, बी, व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बोलने का अभ्यास कराने से, या सी, कुशल वक्ताओं द्वारा भाषण की कला पर व्याख्यान, या डी, भाषण की कला पर लेख प्रतियोगिता का आयोजन। तो क्या हो जाएगा भाई इसका? व्यक्तिगत रूप से बच्चों को जो बोलने का अभ्यास कराना, और इससे क्या होगा? बच्चा बोलना सीखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, कहानी सुनाए, बी, श्यामपट्ट का प्रयोग करे, सी, प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रयोगात्मक कार्य करे, या डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न पूछने के साथ साथ, ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य भी बच्चों को समझाना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
देखिए, एक छात्र जो तुतला कर बोलता है, मतलब तोत रहा है लड़का, है ना भाई, तो भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने की जिद करता है। अब देखो, एक लड़का है, एक पढ़ात लड़का, वो तोतरा थे, अब वो भाषण प्रतियोगिता में भाग ले हो गए थे। तो ऐसी दशा में आप एक शिक्षक हो तो आप क्या करोगे? तो ए उसे प्रोत्साहन नहीं देंगे, बी उसे प्रोत्साहन देंगे, सी उसे भाग लेने से रोक देंगे, या डी उसे वास्तविकता का एहसास कराकर समझाएंगे कि उसे भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसे समझाएंगे कि उनमें हीन भावना ना आए, उनको ये महसूस ना हो कि मेरी में कुछ कमियां हैं, है ना, उनकी कमियां उनमें महसूस ना हो मेरे दोस्तों। ठीक है, कभी भी उनकी कमियों को नहीं बताना। चलिए 17 नंबर के प्रश्न देखिए, श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? बड़े अक्षरों में लिखना, सुंदर लिखावट, लिखा हुआ स्पष्ट हो और दृष्टिगोचर हो, जल्दी जल्दी लिखना। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है तो अच्छे लिखावट, अच्छे मतलब लिखा हुआ स्पष्ट है। अच्छे लिखावट से तात्पर्य यहाँ स्पष्ट लिखा जाए जो बच्चों को दिखाई दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां पर आ जाते हैं। 18वां नंबर के प्रश्न है, कमजोर दृष्टि वाले छात्रों का श्याम पट प्रयोग की दृष्टि से पढ़ने में सुविधा हेतु क्या करेंगे? ए उनके लिए अलग कक्षा में प्रबंध करेंगे, बी उनको विशेष रूप से चश्मों का वितरण करेंगे, सी उनके आगे की सीटों पर बैठाएंगे, या डी श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़वाकर देखना चाहिए। अर्थात जिनकी दृष्टि कमजोर है, थोड़ा आंख जिसको कम दिखाई देता है, भाई जिनको कम दिखाई देगा मतलब दूर की चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे में क्या करोगे? उसको देखिए, ये सी वाला ऑप्शन, तो उनको पास के सीट में बैठाएंगे, आगे की सीट में बैठाएंगे ताकि बच्चे को अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न कहता है, शिक्षण में श्याम पट का प्रयोग मुख्य सहायक सामग्री है जो मुख्य टीएलएम के रूप में होता है। सहायक शिक्षक या शिक्षक जिस भी कक्षा में हो, ठीक है, श्याम पट का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों? इसलिए होता है क्योंकि यह सरलता से उपलब्ध हो जाता है। बी क्योंकि इसका प्रयोग प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक पाठ के लिए किया जाता है। सी इसका प्रयोग करना सस्ता है। या डी विद्यार्थियों को समझाने में सुविधा रहती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसका प्रयोग प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक पाठ के लिए किया जा सकता है, इसलिए जो है यह मुख्य टीएलएम में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। ए कक्षा की अंतःक्रिया पर, बी शिक्षक की व्याख्यान कला पर, सी छात्रों की योग्यता एवं तर्क शक्ति पर, या डी विषय की रोचकता पर। तो कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? कक्षा में अंतःक्रिया पर। भाई बच्चे, अंतःक्रिया मतलब आपस में बातचीत, शिक्षक गुरु के साथ, गुरुजी बच्चों के साथ, और बच्चे एक दूसरे से, तो किस तरह से वो अंतःक्रिया कर रहा है संप्रेषण, इसी बात पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कक्षा में विचार संप्रेषण होना चाहिए। ए लोकतांत्रिक, बी निरंकुश, सी सामान्य, या डी ए और बी दोनों का मिला जुला रूप। तो कक्षा में जो विचार संप्रेषण है वो कैसे होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब प्रत्येक बच्चा, इतनी आज़ादी होनी चाहिए, इतनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने मन की बात कह सके, वो संप्रेषण करने में आज़ादी हो। ठीक है, तो लोकतांत्रिक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22वां है मेरे दोस्तों, निम्न में से संप्रेषण कला में कुशल होना चाहिए। शिक्षक को, व्यापारी को, वकील को, या उपरोक्त सभी को। भाई कौशल कला, ये संप्रेषण कला, एक शिक्षक है, इनका काम तो बोलना ही है, समझाना ही है। तो शिक्षक को संप्रेषण में, बातचीत में, स्किल में निपुण होना चाहिए। व्यापार करने वाला है, कैसे वो कस्टमर को मोह लेगा मन को, तो अच्छा जो मीठा बात करता है उनके साथ ज़्यादा ग्राहक आते हैं। एक वकील है, वकील भी मनमोहक होना चाहिए। तो ये तीनों जरूरी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां में आ जाते हैं। 23वां नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
निम्न में से संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता कहाँ पर होती है, किसको होती है? ए शिक्षक को होती है, बी किसान को, सी उपभोक्ता को, या डी उपरोक्त सभी को। तो संप्रेषण कला में दक्षता की आवश्यकता होती है एक टीचर को, है ना, क्योंकि टीचर का काम है बोलना, कथन कहना या बच्चों को समझाना। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देख लीजिए। 24वां नंबर के प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देने पर कक्षा में विचार संप्रेषण क्या हो जाएगा? आप बच्चे को बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे हो, बोलना चाहता है चुप रह बट ऐसा बोल देते हैं ना, चुपचाप बट नहीं बोलना है, दिन भर लपर लपर करता, इस तरह से हम बोल देते हैं बच्चे को। मतलब क्या कर रहे हैं भाई, उनमें जो योग्यता है उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये छात्रों द्वारा होता है। स्वतंत्रता नहीं देने पर कक्षा में जो विचार संप्रेषण छात्र के द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा या सफलतापूर्वक नहीं। तो भाई डायरेक्ट उत्तर यहीं से आ जाएगा। आप जो है उनके विचार संप्रेषण को दबा दोगे, बोलने की कला को, बोलने की स्वतंत्रता को दबा दोगे तो सफलतापूर्वक वो नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25वां नंबर है, शिक्षण तकनीक उपयोगी होती है? ए प्रभावी संप्रेषण में, बी शिक्षण को सरल बनाने में, सी काम के निष्पादन में, या डी समय व्यतीत करने में। तो प्रभावी तकनीक या शिक्षण तकनीक उपयोगी, देखो शिक्षण तकनीक किसमें उपयोगी होगी दोस्तों? तो शिक्षण को सरल बनाने में। भाई कोई भी नए नए शिक्षण तकनीकों, नए नए शिक्षण विधियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो शिक्षण विधि और सरल हो जाता है। कैसे? जैसे देखो पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ब्लैक बोर्ड। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया, ग्रीन बोर्ड आया, और अब तो जमाना ऐसा आ गया है दोस्तों डिजिटल बोर्ड। तो यही तकनीक है, डिजिटल बोर्ड आ गया है। अब इसमें पेन की तरह लिख सकते हैं, पीडीएफ को पढ़ा सकते हैं, चित्र को भी बता सकते हैं। तो ये कितनी सुविधा आज आ गई है ना। तो यही शिक्षण तकनीक है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, सरल बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्तमान समय में दृश्य श्रव्य साधन जिसमें वीडियो कैसेट आता है, ठीक है, जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसी को दृश्य श्रव्य साधन कहा जाता है। तो टीवी इत्यादि आता है, वीडियो कैसेट भी आता है। तो दृश्य श्रव्य साधन शिक्षण को संप्रेषण में सहायक होती है। आप इससे सहमत हैं? ए असहमत, बी आंशिक सहमत, या डी पूर्णतः सहमत। तो बिल्कुल भाई संप्रेषण में सहायक, बच्चे बातचीत करना सीखते हैं। भाई आपको वीडियो बताओगे वो कैसे बात कर रहा है, वो चीज़ें बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण विधियों के ज्ञान से शिक्षक को सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? आत्मविश्वास बढ़ाने में, शिक्षण कार्य को आसान बनाने में, शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न करने में, या शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनाने में। तो जो शिक्षण विधि है वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, बच्चा इसको और इससे प्रभावित होता है, जल्दी सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28वां नंबर के प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, देखकर। तो कैसे भाई कोई छात्र जो है कैसे अधिक तरीके से सीखेगा? यहाँ पर याद रखना, बच्चा देखकर बेहतर तरीके से सीखते हैं। याद रखना, जो देखकर बच्चा जब सीखेगा ना तो उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है और बेहतर सीखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। चित्र दिखाने से पढ़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ। देखो चित्र दिखाने से पढ़ाई में ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ होता है। कैसे? इससे विषय को समझाने में सहायता मिलती है, इससे शिक्षक का समय व्यतीत हो जाता है, इससे छात्रों का मनोरंजन भी हो जाता है और छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इस विषय से पढ़ाने से या इस तरह से चित्र दिखाकर पढ़ाने से समझाने में सहायता मिलती है ना। समझाकर हम समय की भी बचत हो जाती है। अब मान लीजिए भाई बड़े कक्षा है ना, बड़े कक्षा में अमीबा, पैरामीशियम, आँख के नेत्र इत्यादि के जब हम चित्र बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लंबा समय तो चित्र बनाने में व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, रोक सकते हैं, है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज का
30 नंबर के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। छात्रों के चेहरे के भाव संप्रेषण प्रक्रिया के निम्न ताप से संबंधित है। तो जो संप्रेषण प्रक्रिया में जो चेहरे के हाव भाव है वो किससे संबंधित है? ए प्रेषक से, संवाहक से, सूचना से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित होता है सूचना से। हाव भाव देखो, जैसे डर का भाव रहेगा ना तो चेहरे से आप जान लोगे, चेहरे के हाव भाव से जान लोगे कि वो डर में कुछ सूचना देना चाहता है ना। वो डरावना रहेगा, गुस्से में रहेगा तब भी आप चेहरे के भाव को जान लोगे। जैसे खुश रहेगा तब भी चेहरे के हाव भाव से आप बता देते हो। क्या होता है? हाव भाव भी एक संप्रेषण का माध्यम है ना। हाव भाव से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा मेरे दोस्तों 30 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि संप्रेषण पर आधारित रहा। इसके बाद जो हमारी क्लासेस आने वाली है, इसके बाद इवनिंग में हम जो क्लास लेंगे क्लास 6 पर बात करेंगे। टॉपिक 6 नेतृत्वकर्ता जो लीडरशिप के गुण हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है हम देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात होगी। तो नए साथी चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।